जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना लाया हूं। कल इसी चैप्टर से थ्योरी था आपको नदी से, तो नदी जितना भी था मैंने एक एक करके सभी नदी के बारे में आपको मैंने बताया है। और नदी का क्वेश्चन आपको कल सुबह में, और झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना 100 क्वेश्चन इसका कल कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव सुबह में इसी टाइम। तो जो लोग भी नदी वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके नदी का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज यह वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो ये भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसका PDF थ्योरी का कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। अभी तक जितना PDF वीडियो टोटल चीज़ टेलीग्राम में डाला जाता है। और मैं बता दूं कि नदी से मैं जिस तरीके से आपको थ्योरी बताया हूं, नदी से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे आपको कल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़ आपको बताया गया था। तो इस सीरीज को कंटिन्यू आप करते रहिए, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा और जो कर रहा होगा उसको ज़रूर फ़ायदा दिखता होगा। तो मैं बता दूं कि कल आपके लिए 75 क्वेश्चन का मैं सेट प्रैक्टिस बिहार SSC CGL 4 ASO BSO और 10+2 इंटर लेवल बिहार SSC उसके लिए मैं लाया था। और 75 क्वेश्चन उसमें मैंने आपके सामने डिस्कशन किया और 75 क्वेश्चन के PDF भी टेलीग्राम में डाल दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उसको नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देखें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि वह सीरीज कैसा है। जल्द ही जब लाइव आऊँगा तो आपका हर चीज़ पता चलेगा। अभी पता नहीं चल रहा है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब लाइव का मैं टाइम फिक्स कर दूँगा तो उस समय आप लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। बहुत जल्द लाइव होगा, 2-4-5 दिन के अंदर में लाइव सेशन यह सब चालू हो जाएगा। जैसे सुबह वाला वीडियो भी लाइव रहेगा, शाम वाला भी वीडियो लाइव रहेगा। अब बीच में आपको सब सब्जेक्ट लाया जाएगा, बताया ही गया है। एक एक सब्जेक्ट आपके सामने आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें GK GS पूछा जाता है, इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस सीरीज़ से आप जुड़ना ना भूलें। और नए लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। मेरा टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक मिशन जीएस एकेडमी पटना से वो भी आप लोग फॉलो कीजिए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत के झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। चलिए, यही मेरा चैनल है, मिशन जीएस एकेडमी पटना चैनल है। और टेलीग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम भी है। और फेसबुक ID भी मिशन जीएस एकेडमी पटना से है। तीनों चीज़ इसी से है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। आज का टॉपिक क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना। नदियों के ऊपर बांध बनाकर एक से अधिक उद्देश्य जैसे सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ का नियंत्रण, बिजली उत्पादन इत्यादि की आपूर्ति किया जाता है, इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, तो नदी के ऊपर बांध बनाकर सिंचाई की परियोजना, बिजली के उत्पादन और बाढ़ से नियंत्रण किया जाता है, इसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अभी कल ही आप लोग नेपाल में देखे हैं कि चीन के पास सटा हुआ नेपाल का बॉर्डर, वहाँ पर क्या हुआ है? झील पिघला है। और उसके बाद गंडक नदी जो निकलता है, मैंने नदी बताया था वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो है आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण। तो वाल्मीकि नगर से जो गंडक नदी निकलता है, कौन नदी निकलता है? गंडक। इस नदी में जल का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। जल का स्तर
जल का स्तर क्या है, काफ़ी बढ़ गया है। और इस नदी के किनारा बिहार के कौन कौन सा जिला है, तो यह आपको जिला का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली। इतनी जो जिला है इस नदी से सटा हुआ है, इन सभी जिलों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि पानी का स्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि कभी भी बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है और वाल्मीकि नगर होते हुए बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, वैशाली आकर यह सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। सोनपुर के पास आके गंगा में मिल जाती है और गंगा नदी में भी काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ था। इस समय बाढ़ के भयावह स्थिति बना है बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। विशेष, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना के आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए आगे देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। अब एक एक करके देखेंगे कितनी बहुउद्देशीय परियोजना है, वह आपको इंट्रोडक्शन था। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, तो दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है और इसका निर्माण जो है 1948 में अमेरिका के टेनेंसी नदी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। यह किस नदी के किस नदी के घाटी परियोजना पर है, तो अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचेत बांध, बराकर नदी पर मैथन बांध और बाला पहाड़ी एवं तिलैया बांध, कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है जो 1948 में अमेरिका के टेनेंसी नदी के आधार पर बनाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत नदी पर पंचेत बांध है, बराकर नदी पर मैथन बांध है, बाल पहाड़ी एवं तिलैया तथा कोनारी नदी कोनारी पर है और बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखेंगे सलाल परियोजना। इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाल परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर। अगला देखेंगे बगलिहार परियोजना। इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना, इस परियोजना के निर्माण जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तुलबुल परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर और तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। तो यह चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चारों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
आइए आगे देखेंगे थिन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना। थिन सागर और रंजीत सागर परियोजना की बात कह रहा है। इस परियोजना का निर्माण पंजाब के रावी नदी के पर किया गया था। पंजाब में किस नदी पर किया गया था? तो रावी नदी पर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? थिन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। किस स्टेट में है? तो पंजाब में है। यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोंग परियोजना और मुंडी परियोजना। पोंग परियोजना और मुंडी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर किया गया है। कल आप लोगों को एक नदी मैंने बताया था कि सिंधु में 5 नदियां हैं जिसे पंचनद कहा जाता है। मात्र भारत में एकमात्र नदी बहने वाली कौन सी है? तो यही वो ब्यास नदी है जो केवल भारत में बहती है। बाकी 4 नदियां उसमें का जो है पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है। तब पोंग परियोजना और मुंडी परियोजना का निर्माण की बात किया जाए तो यह आपको हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है रावी नदी पर। चमेरा भी किस नदी पर है? रावी पर। नाप्ता झाखरियतकम VVI, नाप्ता झाखरी परियोजना यह सतलज नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाप्ता झाखरी परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर है। किस पर है? हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। तो आइए एक बार दोहरा देते हैं। थिन सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना, रावी नदी पंजाब। पोंग परियोजना, मुंडी परियोजना यह आपको हिमाचल प्रदेश रावी नदी। चमेरा बांध परियोजना यह भी रावी नदी हिमाचल प्रदेश। नाप्ता झाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, लेकिन नदी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सतलज। याद कर लीजिएगा, सतलज। आगे आइए, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर है और यह देश के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। देश के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह किस नदी पर? तो सतलज नदी पर है। कहाँ पे है? सतलज नदी पर यह परियोजना है। इससे लाभ किस किस राज्य को होता है भाखड़ा नांगल से? तो आइए देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से भारत के किस किस राज्य को लाभ होता है, और इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा कि कौन सा राज्य को इसमें लाभ नहीं होता है। तो आपको जब तक यह 4-5 राज्य नहीं याद रहेगा तब तक आप गलत क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना बांध के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को लाभ मिलता है? तो दिल्ली। एकमात्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसे इसे लाभ मिलता है। गोविंद सागर नाम दिया गया, इसके बेसिन को गोविंद सागर नाम दिया गया और 1948 में पंडित नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण 1970 में हुआ था। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। यह देश के सबसे बहुत बड़ी परियोजना है बहुउद्देशीय, और इससे लाभ पहुंचने वाला राज्य जो है पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। और इसी बेसिन का नाम कर दिया गया गोविंद सागर बेसिन। 1948 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से 1970 में हुआ था। तो नींव कब रखा गया था? 1948 में, और काम पूरा कब हुआ है? तो 70 में। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह देश के सबसे लंबी नहर परियोजना है और इसकी लंबाई 648 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह देश के सबसे लंबी परियोजना है और इसकी लंबाई की बात करें तो 648 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इंदिरा नहर सतलज नदी पर है। कौन सा है? सतलज नदी और ब्यास के संगम पर, और हरिके बराज से यह निकलती है तथा मुख्य तौर पर राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि देश के सबसे लंबी नहर परियोजना है और इसकी लंबाई की बात करें तो 648 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदिरा नहर सतलज और ब्यास नदी पर है के संगम पर है।
हरिके बराज यहीं से निकलती है। हरिके बराज कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकलती है तथा मुख्यतः तौर पर राजस्थान में बहती है। मुख्य तौर पर पूछा जाएगा तो ये कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है, मुख्य तौर पर राजस्थान। आइए, इससे सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? राजस्थान को, जिस कारण इसे राजस्थान का नहर भी कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर से किसको लाभ है? तो राजस्थान को लाभ है। इसे राजस्थान का नहर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 648 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी नहर परियोजना है। इतना चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और यह दो नदियों के संगम पर है, ब्यास और सतलज, और हरिके बराज यहीं से निकलती है। तो मैंने एक बात को वीडियो में 10 बार बोलता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। आइए, राजस्थान के मरुस्थलीय इलाका में इंदिरा गांधी नहर की उपस्थिति के कारण हरियाली देखने को मिलती है, जिस कारण इस नहर को मरु गंगा भी कहा जाता है। और इस नहर का नींव 1958 में भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। जैसे इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान मरुस्थलीय इलाके में उपस्थित है, इसके कारण वहाँ की हरियाली दिखती है, जिस कारण नहर को मरु गंगा भी कहा जाता है। और इस नहर का नींव सन 1958 में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने रखा था। क्या किया था? रखा था। आइए अगला देखेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया, जबकि गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर है, निर्माण किया गया। और नर्मदा घाटी परियोजना सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। वही सर्वाधिक दुष्प्रभावित वाला राज्य मध्य प्रदेश। और नर्मदा परियोजना में सर्वाधिक लाभ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। नर्मदा नदी दो राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है तो वह नदी है नर्मदा। कौन सा नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी को जीवन रेखा गुजरात के कहा जाता है। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 1350 है। इसकी लंबाई कितना है? तो 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए आगे देखते हैं, उकाई परियोजना। तीसरा है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है यह गुजरात के ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। ताप्ती नदी जो है 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी। काकड़ापाड़ा परियोजना, यह गुजरात के ताप्ती नदी पर है। काकड़ापाड़ा एक जगह कोलकाता में भी है, उसको काचड़ापाड़ा कहा जाता है। कलकत्ता वाला का नाम है काचड़ापाड़ा, इसका है काकड़ापाड़ा। तो काकड़ापाड़ा परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में ताप्ती नदी।
टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, यह परियोजना उत्तराखंड के भागीरथी और भिलंगंगा नदी के संगम पर स्थित है। 1972 में यह बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध परियोजना जो है यह किस स्टेट में है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के भागीरथी और भिलंगना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। यह 1972 में बनकर तैयार हुआ था। कौन? तो टिहरी बांध। आइए अगला देखेंगे, हीराकुंड बांध परियोजना, यह भारत तथा विश्व का सबसे लंबा है। 16 नंबर बहुत वीवीआई है। यह भारत तथा विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और इसकी लंबाई 25.4 किलोमीटर है। यह बांध उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। यह बांध जो है उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है। यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें, भारत और विश्व के सबसे लंबा मानव निर्मित है जिसकी लंबाई 25.4 है। यह उड़ीसा और महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध से लाभ होने वाला प्रमुख राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। वही झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को भी इससे लाभ मिलता है। मतलब मुख्य रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़, लेकिन वही झारखंड और मध्य प्रदेश को भी इससे लाभ पहुंचता है। किससे? हीराकुंड बांध परियोजना से। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है इसकी लंबाई 25.4 है, जो विश्व के और भारत के सबसे लंबा है और उड़ीसा में यह महानदी पर है। आइए अगला देखेंगे, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र जिला है जो कि 3 राज्यों से उस जिला का सीमा है। 3 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। तो सोनभद्र जो जिला है वह 3 राज्यों से सटता है। और सोनभद्र किसके लिए है? तो सोना के लिए है। वहाँ सोना भी मिलता है सोनभद्र में। क्या मिलता है? सोना सोनभद्र में। जिले में रिहंद नदी स्थित है। इस परियोजना के ठीक पीछे रिहंद नदी का एक मानव निर्मित झील बनाया गया जिसे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है। रिहंद नदी के पीछे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बना गया है जो कि सोनभद्र जिला में है। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम के पीछे गोविंद सागर झील है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, ये क्या है? ये जलाशय है और ये क्या है? सागर है। दोनों में अंतर है और दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिहंद परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। इसके ठीक पीछे रिहंद नदी के एक मानव निर्मित झील बनाया गया है जिसे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहा गया। और पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है, वो भी मानव निर्मित झील है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सिमिलर नाम है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन कीजिएगा, आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आइए अगला देखेंगे, फरक्का बैराज, यह बांध पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के तट पर स्थित है। इससे लाभ होने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। फरक्का से कौन कौन सा होता है? एक फरक्का नाम का ट्रेन भी चलती है, एक फरक्का नाम का ट्रेन भी चलती है जो पटना होकर जाती है। तो फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में है। यह किस गंगा नदी के तट पर है? इससे लाभ होने वाला पश्चिम बंगाल और झारखंड है। रेणुका बांध, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के गिरी नदी पर है। गिरी नदी के तट पर है रेणुका। कोल्डेम बांध परियोजना की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर है। कोल्डेम आप लोग याद कर लीजिएगा, कोल्डेम बांध परियोजना की बात करें तो यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालपोंगो परियोजना, कालपोंगो परियोजना की बात करें तो यह कालपोंगो नदी के तट पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कालपोंगो परियोजना। यह कालपोंगो नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कोसी परियोजना जो बिहार के लिए बहुत वीवीआई है, बिहार के लिए बहुत वीवीआई है। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से लाभ होने वाला क्षेत्र नेपाल और बिहार। और बिहार के कौन कौन जिला है जो कोसी से प्रभावित होता है? तो पूर्व में जो जिला है सुपौल है, अररिया है, सहरसा है, मधेपुरा है, आपको कुर्सेला यानी भागलपुर, कटिहार, ये सभी जो है ना
इससे प्रभावित होता है। कोसी से क्या होता है, ये सब प्रभावित हो। जब कोसी में पानी बढ़ेगा तो उधर बाढ़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी नदी को अरुणा नदी भी कहा जाता है। अरुणा नदी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है। यह नेपाल से यह नेपाल से निकलती है। तो कोसी नदी के बारे में इतना चीज़ मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको रिपीट कर दिया हूँ कोसी नदी को। अब आइए गंडक परियोजना। गंडक परियोजना की बात करें तो यह गंडक नदी पर स्थित है, बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आइए अब कोयना परियोजना की बात करें तो यह परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। तो गंडक परियोजना के आपको पहले ही चर्चा किया हूँ कि गंडक परियोजना जो है यह नेपाल से निकलता है और उत्तर प्रदेश बिहार इससे प्रभावित होता है। तो बिहार का मैंने टोटल ज़िला आपको बता दिया हूँ। और इसकी लंबाई की बात करें तो 434 किलोमीटर लंबाई है गंडक नदी को। गंडक नदी की लंबाई, इसी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नारायणी नदी। और इसमें शालिग्राम का पत्थर मिलता है। इसमें शालिग्राम का क्या मिलता है, पत्थर मिलता है नारायणी नदी में। आइए आगे देखेंगे। नोट, महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम पहाड़ी से मूलतः 5 नदियां निकलती है और महाराष्ट्र में यह बहती है। यह निम्नलिखित में से कौन कौन सा है, तो 1 नंबर एकदम VVI है। 1 नंबर जो है सबसे VVI है। कृष्णा, कोयना, बेना, सावित्री, गायत्री। तो सावित्री, गायत्री, कृष्णा, कोयना, बेना। तो कृष्णा नदी की बात किया जाए तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है। यह जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है। बंगाल के खाड़ी में गिरता है। और इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर और कहीं कहीं आपको 1400 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन एक जगह नहीं दिया जाएगा। 1401 किलोमीटर और नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। दक्षिण भारत के दूसरा सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी
नदी है। दक्षिण भारत के दूसरा सबसे बड़ी नदी है कौन से, तो कृष्णा नदी। अब आइए तुलभद्रा की बात करें तो यह परियोजना कर्नाटक राज्य में तुलभद्रा नदी पर और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। तुलभद्रा परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में तुलभद्रा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर है। आइए आगे देखेंगे चंबल परियोजना, यह चंबल नदी पर है। इससे लाभ होने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। चंबल पर, चंबल नदी पर है, इससे लाभ होने वाला राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान। गांधी सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर परियोजना है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना कोटा बैराज परियोजना पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना जो है कोटा बैराज पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी पर ही राणा सागर परियोजना है और जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना स्थित है। इस पर क्या है, कोटा बैराज परियोजना और जवाहर सागर परियोजना भी स्थित है। कृष्णा सागर बांध, यह कावेरी नदी पर है। कृष्णा सागर बांध पूछेगा तो कावेरी नदी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कृष्णा सागर बांध पूछेगा तो किस पर है, तो कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध है। आइए आगे देखते हैं माता टीला परियोजना, यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। इससे लाभ होने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माता टीला किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना किस पर है, तो बेतवा नदी पर। इससे लाभ होने वाला राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे लाभ होने वाला राज्य आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड है। पश्चिम बंगाल और झारखंड मयूराक्षी परियोजना से। शिव समुद्रम परियोजना, ये भी आई है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो यह कावेरी नदी पर, इससे लाभ होने वाला राज्य मुख्यतः तमिलनाडु है। शिव समुद्रम परियोजना जो है यह कावेरी नदी पर है। इससे लाभ होने वाला राज्य मुख्यतः कौन सा है, तो तमिलनाडु राज्य जो है इससे लाभ होता है शिव समुद्रम परियोजना से, कावेरी नदी पे है। आइए मैथन बांध, मैथन बांध की बात करें तो यह झारखंड में बराकर नदी पर है। मैथन बांध जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो झारखंड में एक बराकर नदी है उस पर है मैथन बांध परियोजना। जैकावाड़ी और पुंचपाद परियोजना, यह महाराष्ट्र के गोदावरी में नहीं, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह सही है, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर सही है। यहाँ पर है मैथन बांध, यह झारखंड के बराकर नदी पर बना है, एक बांध है। जैकावाड़ी परियोजना की बात करें तो यह महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलुगु गंगा, यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभ होने वाला मुख्यतः राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर से श्रीशैलम तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभ होने वाला मुख्यतः राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन सा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आइए इडुक्की परियोजना जो केरल के पेरियार नदी पर है। अब केरल का नाम क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है, केरलम। केरल का नाम क्या किया गया है, तो केरल का नाम जो है अब केरलम कर दिया गया है। तो इडुक्की परियोजना कहाँ पे है, तो केरल में है। किस नदी पर है, तो पेरियार में। केरल के सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो पेरियार नदी था। तो यह आपके सामने क्या था, सभी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। आइए अब आगे देखते हैं, कुछ और है बचा हुआ। मेटूर बांध परियोजना, मेटूर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मेटूर बांध परियोजना जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नोट, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है, और बैतरणी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बैतरणी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ कहना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गोदावरी है। जिसकी लंबाई की बात किया जाए, मैंने कल भी चर्चा किया हूँ, इसका लंबाई आपको 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदी जल विवाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 जब पढ़िएगा
तो उसमें आपको नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। 262 में क्या है, नदी जल विवाद। और 263 में है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बात कहा गया है। 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान की चर्चा करता है, जो प्रमुख जल विवाद है। आइए प्रमुख जल विवाद देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद, इस नदी के जल को लेकर मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। कावेरी जल विवाद अगर पूछेगा तो मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। वही नर्मदा जल विवाद, इस नदी को जल लेकर मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में विवाद है नर्मदा से। कृष्णा नदी जल विवाद, इस नदी के जल को विवाद मुख्यतः कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच है, कृष्णा के कर्नाटक आंध्र प्रदेश। सोन नदी जल विवाद की बात करें तो मुख्यतः यह बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो सोन नदी जो है यह आपको अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक से निकलता है और गंगा में आकर दानापुर के पास मिल जाता है, मिल जाता है। दक्षिण से गंगा में मिलने वाला नदी, मिलने वाला नदी सोन और यमुना है, यमुना, सोन और यमुना। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली मात्र दो नदी है, एक आपको सोन है और दूसरा की बात करें तो यमुना है। मैं कल भी बताया हूँ और आज भी आपको इस चीज़ को बताया हूँ। अब ये भारत के प्रमुख झील, अब भारत के प्रमुख झील देखते हैं। चलिए भारत के प्रमुख झील देखेंगे एक एक करके। भारत के प्रमुख झील की बात किया जाए तो झील यानी कि जलाशय, चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए जल के शांत क्षेत्र को झील कहा जाता है। झील क्या होता है, आपसे अगर झील पूछेगा तो झील किसको कहते हैं, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। मान लीजिए इसमें जल है, इसमें जल है, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ और इसमें शांत क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, जल कहते, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं झील। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं झील। प्राकृतिक झील को निर्माण के दृष्टि से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। तो झील आपको समझ में आ गया, जो समतल आकृति से घिरा हुआ हो, शांत क्षेत्र हो, अंदर जल हो, उसे झील कहते हैं। और प्राकृतिक झील के निर्माण के दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं। अनुपम या लैगून झील, अनुपम या लैगून झील, यह समुद्री तट पर जब बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति आदि के कारण मुख्यतः समुद्री धाराओं से कुछ अलग होकर जलाशय का निर्माण करता है, तो ऐसे झील को लैगून झील कहते हैं। जैसे चिल्का झील जो है ना, यह आप चिल्का झील और पुलिकट झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। तो चिल्का झील की बात करें तो यह आपको उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा। और यह आपको है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील कहाँ पे है, तो यह आपको उड़ीसा में। अनुपम या लैगून झील समुद्री तट पर जब बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति आदि के कारण मुख्य समुद्री धारा से कुछ जल अलग होकर जलाशय का निर्माण करते हैं, उसे झील के लैगून झील कहते हैं, जैसे चिल्का झील एवं पुलिकट झील।
गोखुर झील, गोखुर झील की बात करें तो नदियों में जब अपवाह गाद की मात्रा बढ़ जाती है तो नदी बगल से दूसरा मार्ग अपना लेती है। जब नदी में कचरा भर जाता है, उसी को गाद बोलते हैं, जब कचरा भर जाता है तो वह दूसरा रास्ता अपनाती है। जैसे कोसी नदी है वैसा ही भर जाती है तो वह दूसरा मार्ग परिवर्तन करती है और वह बहुत तबाही मचाती है। बिहार में जितना सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली नदी कोसी है। दूसरा मार्ग अपना लेती है जिससे विसर्जित भाग मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। देखने में गाय के खुर के जैसा समान लगता है, गाय के खुर के जैसा समान लगता है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। मतलब गोखुर झील इसका नाम क्यों पड़ा? गाय के खुर यानी कि पैर जो होता है ना, उसका खुर देखिएगा उस आकार के यह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम गोखुर झील कहते हैं। बिहार के बेतिया के सरियामान, बिहार के में बेतिया का सरियामान तथा बेगूसराय के कांवर झील इसके उदाहरण हैं। देखिए बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई लाइन है। बिहार के बेतिया सरायमान तथा बेगूसराय के कांवर झील इसका मुख्य उदाहरण है। किसका? गोखुर झील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोखुर झील का मुख्य उदाहरण बिहार के कौन कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें यह 2 ऑप्शन भी रहेगा। तो बिहार के बेतिया के सरायमाना तथा बेगूसराय के कांवर झील। अगला देखेंगे क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर में राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार का झील है। लोनार झील जो है ना, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। यह क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के नैनीताल, भीमताल, सातताल, राक्षस ताल, खुरपता ताल, रूपक कुंड आदि हिमानी इस झील के उदाहरण हैं, इस झील के उदाहरण हैं। भारत में जितने भी ताल हैं यह सब क्रेटर झील का उदाहरण है। क्या है? क्रेटर झील का उदाहरण है। एक आप इसमें याद कर लीजिएगा, रूपक कुंड, रूपकुंड जो है ये भी क्रेटर झील का उदाहरण है। और जितना में ताल लग गया तो वह भी आपको क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वायु के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलों को प्याल कहा जाता है। मतलब वायु के प्रवाह और अपर्दन से जो झील निर्मित होता है, मतलब बनता है, उसे क्या कहते हैं? प्याला कहते हैं, प्याला कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश झील सांभर, राजस्थान के अधिकांश झील यानी कि सांभर, डीडीवाना, पंचभद्र इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कौन कौन है? डीडीवाना, पंच और सांभर। झील की उपयोगिता, अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों की स्थिति में नदियाँ के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचलित जलों का उपयोग बढ़ जाती है। आसपास के जलवायु परिस्थितियों को भी समान करती है झील। मतलब बारिश होगा तब, चाहे सूखा पड़ जाएगा तब, इसकी समान स्थिति बनाती है झील। अगला, प्रमुख झील का विस्तृत विवरण। चिल्का झील जो है ना, यह एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है और चिल्का झील को ही झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा झील है जो कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। कहाँ पे है? तो चिल्का झील जो है ना आपको उड़ीसा में है। इस झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप है, जैसे लावान द्वीप आदि। पुलिकट झील भी एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप यानी कि पुलिकट झील के बंगाल के खाड़ी के अलग करता है। पुलिकट झील जो है यह लैगून झील है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है, सीमा पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के बगल में ही बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, दोनों आपको ऑप्शन दे देगा। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तो है दोनों में, लेकिन दोनों ऑप्शन में कभी दे दिया तो आप आंसर आंध्र प्रदेश ही मारिएगा। पुलिकट झील सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, तो दोनों ऑप्शन नहीं रहता है।
अगला वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है यह एक लैगून झील है जो कि केरल में स्थित है। वेम्बनाड कहाँ पे है? केरल में। यह भारत के सबसे लंबी झील है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के सबसे लंबी झील कौन सा है, तो वेम्बनाड जो है भारत के सबसे लंबी झील है। इसी झील में कई सारे छोटे छोटे द्वीप जैसे वेलिंगटन द्वीप, बल्का पदम द्वीप इत्यादि इस झील में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौकायान जो एक प्रतियोगिता होता है इसका आयोजन वेम्बनाड झील में ही किया जाता है जो कि केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। नौकायान। अष्टमुडी झील यह एक लैगून झील है जो कि केरल में है। अष्टमुडी भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह भी लैगून झील है जो कि केरल में है, अष्टमुडी। अगला लोटकक झील। ये तो इतना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लोटकक झील मणिपुर में मीठे जल का झील है जो कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी झील। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी झील कौन है, तो लोटकक झील है, यानी लोटकक झील है भारत के सबसे बड़ी झील है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर के लोटकक झील में स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो कि कोबुल लामजाओ झील कहाँ पे है, तो लोटकक झील में है। लोटकक झील में है, लोटकक झील में स्थित है। केबुल लामजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ संगाई हिरन पाई जाती है। संगाई हिरन पाई जाती है। यह हिरन संकटग्रस्त प्राणी जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब संकट में आ गया है जो लगभग विलुप्त यानी कि खत्म होने के कगार पे है। तब पूछा जाएगा कि लोटकक झील कहाँ पे है, तब मणिपुर में है और मीठे पानी का झील है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है और विश्व का तैरता हुआ केबुल लामजाओ झील इसी लोटकक झील में स्थित है। इसी लोटकक झील में स्थित है। यहाँ कौन सा हिरन पाए जाते हैं, तो संघाई हिरन पाई जाती है जो लगभग विलुप्त के कगार पर चला गया है। आइए, रेड डाटा बुक, इसकी संकल्पना पीटर स्कॉट ने दी थी। पहली बार रेड डाटा बुक 1964 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक को विलुप्त या प्रायः संकटग्रस्त जानवरों को शामिल किया गया है। मतलब रेड डाटा बुक जो होता है उसमें डाटा दिया जाता है जो विलुप्त प्राणी होने वाला रहता है। इसको पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1964 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था कि जानवर के संकटग्रस्त शामिल किया गया है। सुदर्शन झील गुजरात के सुदर्शन झील है जो कि एक कृत्रिम जलाशय है। इसका निर्माण मौर्यों के शासक के द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील जो है गुजरात में है और सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। इसका निर्माण की बात करें तो मौर्य के दौरान किया गया था। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील जो है वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। यह एग्जाम ओरिएंटेड है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। खारे पानी यानी कि नमकीन। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू जो कि सिक्किम में है। चुलामू जो है सिक्किम में है। चुलामू कहाँ पे है? सिक्किम में है। भारत के सबसे बड़ी समुद्री तट झील चिल्का झील है जो कि खारे पानी का है और चिल्का झील जो है ना आपको कहाँ पे है, तो उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है। तो एक बार फिर रिवीजन कीजिए इसको। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ है, राजस्थान में है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो चिलामू जो है सिक्किम में है। और भारत के सबसे बड़ी समुद्री तट झील जो है चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, जो कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और लैगून झील भी है। अब आइए, भारत के सबसे मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी के तट पर है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, तो सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला याद रखिएगा। कभी कभी आपसे जिला पूछा जा सकता है। सोनभद्र जिला में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है सोनभद्र जिला में है।
मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील, आइए। गोविंद सागर झील सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है। गांधी सागर झील चंबल नदी मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर झील जवाहर झील चंबल नदी पर राजस्थान में है। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तो यह भी बात आप लोग, मानव द्वारा निर्मित झील है। मानव द्वारा निर्मित झील का जो है 4 गो। गोविंद सागर झील जो है सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर था, यहाँ केवल गोविंद सागर है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। गांधी सागर झील की बात करें तो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर झील की बात करें तो जवाहर सागर झील और चंबल नदी पर, ये भी है राजस्थान में। नागार्जुन सागर झील की बात करें तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। तो झील स्टेनली झील कहाँ पे है? कावेरी नदी तमिलनाडु में। स्टेनली झील कहाँ पे है? कावेरी नदी तमिलनाडु। स्टेनली झील कहाँ है? कावेरी नदी तमिलनाडु। और पेरियार झील, पेरियार नदी केरल, पेरियार नदी केरल। तो इस तरह भारत के प्रमुख झील और उनकी अवस्थितियाँ थी। मैंने टोटल चीज़ आपको बताया हूँ। झील से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। झील से क्या होना चाहिए? नहीं छूटना चाहिए। आइए भारत के प्रमुख झील एवं उनकी अवस्थिति। असम में दीपोर विल झील और सोनविल झील। तो झील जितना मैं आपको बता दिया हूँ, तो झील से आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेघालय में उमियम झील, मेघालय जो है उमियम झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका मैंने जब क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा था तो वहाँ उमियम झील के आपके सामने मैंने चर्चा किया था। तो मेघालय में क्या है? उमियम झील है। और मिजोरम में पाला झील है। मिजोरम में क्या है? पाला झील है। मणिपुर अभी मैंने आपके सामने चर्चा किया हूँ। मणिपुर जो है लोटकक झील मणिपुर में है, जो कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा झील है और मीठे पानी का झील है लोटकक झील। और केबुल लामजाओ इसी में है। केबुल लामजाओ जो है यह इसी में है, लोटकक झील में। लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील और सोमिरी झील। लद्दाख में कौन सा है? तो ये पैंगोंग त्सो तो आप याद ही रखिएगा, पैंगोंग त्सो झील आप याद रखिएगा, सोमोरी झील भी याद रखिएगा। तो ज़्यादातर पूछा जाता है लद्दाख से पैंगोंग त्सो झील। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और मानसबल झील। मतलब जिसमें नाग लग जाए, डल झील है, बुल्लर झील है, शेषनाग और बेरीनाग और मानसबल झील, यह सब कहाँ पे है? तो यह सब की बात करें तो यह आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, कुधिया ताल, खुरपताल ताल और रूपक कुंड। जितना भी ताल लग जाए वह आपको कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। जितना भी ताल लग जाएगा उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में। जितना भी ताल लग जाए उत्तराखंड में, एक रूपक कुंड को छोड़कर। रूपक कुंड भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ताल आएगा तो आप मार दीजिएगा उत्तराखंड। पंजाब में कांजिल झील है, रोपड़ झील है और हरिके झील है। पंजाब में क्या है? कांजिल झील है, रोपड़ झील है और हरिके झील है। तो पंजाब में कितने झील है? 3 झील है। कांजिल है, रोपड़ है और हरिके है। हरियाणा की बात करें तो सूरज कुंड और बडखल झील। सूरज कुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रूपक कुंड और सूरज कुंड में डाउट नहीं होना चाहिए। रूपक कुंड और सूरज कुंड। रूपक कुंड उत्तराखंड में है और सूरज कुंड की बात करें तो यह आपको हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। और बड़खल झील की बात किया जाए तो बड़खल झील जो है ये भी आपको हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। ताल में आके ताल नहीं मार दीजिएगा उत्तराखंड। एक आपको सूरजताल और चंद्रताल, मतलब चंद्रमा और सूरज याद कर लीजिए। चंद्रमा और सूरज जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड में है। चंद्रमा और सूरज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में आपको सांभर झील है, डिडीवाना झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है और पुष्कर झील है। राजस्थान में झील कौन कौन सा है? सांभर झील है, डिडीवाना झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है और पुष्कर झील है।
गुजरात में नल सरोवर झील है, नारायण सरोवर झील है। गुजरात में क्या है? नल सरोवर और नारायण सरोवर। नल सरोवर और नारायण सरोवर जो है गुजरात में है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, सलीम अली और सरोवर झील। सलीम अली पक्षी अभयारण्य नहीं, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, सलीम अली सरोवर झील है। सलीम अली सरोवर झील है। मध्य प्रदेश की बात करें तो तावा झील है और भोज झील। तावा झील और भोज झील की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में क्या है? तावा झील है और भोज झील है। तेलंगाना की बात करें, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और हियायत सागर झील। तो देखिए कुछ आपको टेक्निक से याद करना है। कुछ क्या है कि टेक्निक से याद करना है। जिसमें सागर लग गया वह आपको तेलंगाना, जिसमें सागर लग गया वह तेलंगाना, जिसमें ताल लग गया एक सूरज और चंद्रमा को छोड़कर, सूरज और चंद्रमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और बाकी जितने भी ताल हैं वह आपको उत्तराखंड में है। रूपकुंड, रूपकुंड को छोड़कर, रूपकुंड भी आपको कहाँ पे है? उत्तराखंड। रूपकुंड कहाँ पे है? तो उत्तराखंड। तो याद करने का ये भी एक तरीका है, आप माइंड में फिट कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या होगा? गलत नहीं होगा। आइए, आंध्र प्रदेश के कलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कलेरू झील यह पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में साला झील, अरुणाचल प्रदेश में साला झील। तमिलनाडु की बात करें तो काली वेली झील, काली वेली झील कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली वेली झील कहाँ पे है, तो यह आपको तमिलनाडु में है, काली वेली झील। काली वेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल में बात करें तो सस्ता कोटम झील, सस्ता कोटम झील कहाँ है? केरल। और बिहार में कांवर झील है। एग्जाम VVI बीपीएससी के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए 72 बीपीएससी। कांवर झील बेगूसराय, बैराल झील वैशाली, तेहलर झील कैमूर, गोगाबिल झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा और अनुपम झील कैमूर। तो यह जो झील है ना, यह झील आप जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार वाला झील आप जरूर याद कीजिएगा बिहार के एग्ज़ाम को देखते हुए। यानी कि 72वीं बीपीएससी का जो 25 अक्टूबर का एग्ज़ाम संभवतः निर्धारित किया गया है, उसके लिए यह जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो बिहार में कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। बैराल झील कहाँ है? वैशाली में। तेलहर झील कहाँ पे है? कैमूर में। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा। और अनुपम झील की बात करें तो अनुपम झील है आपको कैमूर। कहाँ पे है? अनुपम झील कैमूर। तो इस तरह जितना झील था मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट झील का बताया हूँ। पहले बहुउद्देशीय परियोजना बताया, उसके बाद झील बताया, अब आइए लास्ट वाला भारत के प्रमुख जलप्रपात। और इससे पहले क्या बताया था? तो नदी बताया था सबसे पहले। तो ये नदी वाला ही चैप्टर में, इसीलिए मैंने 2 दिन इसका क्लास किया। एक दिन करते काफ़ी लंबा क्लास हो जाता, उसमें आप लोग अकबका जाते हैं, तो इसीलिए 2 दिन किया गया है। और इसका क्वेश्चन यानी कि कल 100 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। इसका PDF टेलीग्राम में जाएगा, वहाँ से आप बनाइएगा, उसके बाद YouTube से ज़रूर मिलाइएगा। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। आइए भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे गिरते हुए जल को क्या कहते हैं? जलप्रपात। मतलब कोई पहाड़ है, उससे नीचे जल जब तीव्र गति से गिरता है उसी को वाटरफॉल कहा जाता है, यानी कि जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। विश्व के सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ना, यह एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व के सबसे ऊंची जलप्रपात है एंजिल, जो कि वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। वेनेजुएला के किस पे है? कोरोनी नदी पर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979
यानी कि 979 इसकी ऊंचाई है। तो कभी कभी आपसे ऊंचाई पूछा जाता है, न तो आप इसका नदी और कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे, तो एंजिल है और नदी है कोरोनी, कोरोना से याद रखिए, कोरोना नदी है और इसकी ऊंचाई 979 है और एंजिल जलप्रपात है। वहीं भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक के कुंचिकल में, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जलप्रपात किस नदी पर है, तो बराही नदी पर है, बराही नदी पर है। इसलिए आगे आपको नदी पढ़ाया गया कि नदी की आगे जानकारी हो जाए, उस पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सी परियोजना है, कौन सा झील है, ये सभी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पढ़ाने का सही तरीका यही होता है, पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसका बेसिक पढ़ाया जाता है, तब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो उसी तरह पहले आपको इसका थ्योरी बताया जा रहा है और थ्योरी बताने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने 100 गो लाया जाएगा। तो भारत के सबसे ऊंची, ये दोनों जो लाइन है ना, बहुत VVI है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में कुंचिकल है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर, जलप्रपात बराही नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ना, हुंड्रू जलप्रपात है। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है और स्वर्ण रेखा नदी पर ही जमशेदपुर शहर बसा है। क्या बसा है, जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी पर ही बसा है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी पर बसा है। आइए आगे देखते हैं। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट कहा जाता है भारत का नियाग्रा। नियाग्रा एक जलप्रपात है जो कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है, वह किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। प्रमुख जलप्रपात अब एक एक दिया है, आइए हम लोग देखते हैं। चुलिया जलप्रपात जो है ना, यह चंबल नदी पर है। च से चुलिया, च से चंबल, च से चुलिया, च से चंबल, यह किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में। दूध सागर, कपिल धारा, धुआंधार, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। कपिल धारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और दूध सागर भी पूछा जाता है और धुआंधार तो हमेशा पूछा गया है, धुआंधार सब बना देंगे, लेकिन कपिल धारा और दूध धारा जिसमें धारा लग गया वह आपको नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, यानी कि दूध धारा, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात, यह सब मध्य प्रदेश में है। आइए चचाई जलप्रपात की बात करें तो बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात जो है यह बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो मांडवी नदी गोवा। देखिए दूध सागर है यहाँ क्या है, दुग्धधारा पूछेगा तो नर्मदा नदी, दुग्धधारा पूछेगा तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और दूध सागर पूछेगा तो मांडवी नदी गोवा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी गोवा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात 225 मीटर है, शरावती नदी कर्नाटक। जोग या गरसोप्पा क्या है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें तो यह शरावती नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात की बात करें तो यह घाटप्रभा नदी कर्नाटक। हुंड्रू जलप्रपात देखिए आया ना, स्वर्णरेखा नदी झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी झारखंड। डुडुमा जलप्रपात है, मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में है। डुडुमा जलप्रपात जो है मचकुंड नदी पर है, यह आपको कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। जोग या गरसप्पा जलप्रपात 255 मीटर, शरावती नदी कर्नाटक।
गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड और डुडुमा जलप्रपात जो है मुचकुंड नदी उड़ीसा, मुचकुंड नदी उड़ीसा। तो यह जलप्रपात था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर? इंद्रावती। कहाँ पे है चित्रकूट जलप्रपात? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? चित्रकूट जलप्रपात जो है यह आपको छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। साडनी जलप्रपात की बात करें तो शंख नदी झारखंड। साडनी जलप्रपात जो है शंख नदी झारखंड। साडनी जलप्रपात की बात करें तो शंख नदी झारखंड। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी झारखंड। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी झारखंड। कांची नदी झारखंड। और यह तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। काकोलत जो बिहार के बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैसे 1857 के क्रांति से क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछा जाता है, वैसे ही काकोलत जलप्रपात जो है सराही नदी आप याद कर लीजिए। काकोलत जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो सराही नदी पर है, नवादा के बिहार में है। नवादा जिला जो है बिहार में है, उसी पर आपको यह जलप्रपात है काकोलत। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, साडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी झारखंड और दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी झारखंड। काकोलत जलप्रपात सराही नदी नवादा बिहार। तो इस तरह आज मैं आपके लिए बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, जलप्रपाट और झील 3 टॉपिक लाया था और इससे पहले आपको नदी लाए थे। तो इस चैप्टर में टोटल की बात करें तो 4 टॉपिक था और चारों टॉपिक को मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया हूं, जिसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया है। सभी पॉइंट को बताया गया है जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ को बताया गया है और इसी थ्योरी पर मतलब भारत की नदियाँ, भारत के बहुउद्देशीय परियोजना, भारत के जलप्रपात और भारत का झील, इस पर आपको 100 क्वेश्चन कल सुबह में दिया जाएगा। उसे आप लोग बनाइएगा और कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम से पीडीएफ निकालकर आप उस 100 क्वेश्चन को बना लीजिएगा और उसके बाद इसका यूट्यूब पर डिस्कशन कल सुबह में उपलब्ध रहेगा। तो इतना चीज़ आप डेली कीजिए और इस तरह करते रहिएगा कंटिन्यू, आपका तैयारी काफ़ी अपर लेवल का हो जाएगा। उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाइएगा जिसमें जीके को क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आप ऑप्शन ढूंढिएगा कि ऑप्शन कहाँ है। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस सीरीज से आप कंटिन्यू जुड़िए। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर हमें आप बताइएगा। फ़ायदा एक दिन में नहीं होता है। फ़ायदा के लिए और सफलता के लिए कई सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, तब उस लेवल में आप जाइएगा, तभी आपसे एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। अन्यथा इधर उधर करने से रिजल्ट नहीं होगा। यूट्यूब पर टीचरों की कमी नहीं है। कहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कहाँ अच्छा डिस्कशन मिल रहा है, कहाँ फालतू बात नहीं किया जा रहा है, पढ़ाई का ही बात किया जा रहा है, वहीं जुड़े, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको बताता हूँ इन सारी बातों को आप लोग फॉलो करते होंगे। तो चलिए आज के सेशन के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे शाम को 75 क्वेश्चन के सेट के साथ और वह सेट अब कंटिन्यू चलाया जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच यह सेशन को लाइव कर दिया जाएगा और सुबह और शाम के। धन्यवाद, मिलते हैं कल।